नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है आपका आज के कृषि दर्शन के अंक में। आज हमने जो विषय चुना है वो है मृदा स्वास्थ्य एवं फसल पोषण के बारे में, क्योंकि अगर मृदा का स्वास्थ्य अच्छा रहेगा तो हमारी जो फसल है वो अच्छी उत्पादन देगी, जिससे हमारे किसान भाइयों को अच्छा लाभ भी होगा। आज हमारे साथ जो विशेषज्ञ हैं वो डॉक्टर भगवान कुमरावत हैं, कृषि वैज्ञानिक हैं, मृदा विज्ञान के कृषि विज्ञान केंद्र राजगढ़ से हमारे साथ उपस्थित हैं। तो आइए जानते हैं इनसे कि मृदा संरक्षण, पोषण और फसल पोषण क्या है। मुश्किल है। और जब मिट्टी की बात करेंगे तो हमको मिट्टी के स्वास्थ्य के बारे में भी बात करनी पड़ेगी। अब आप कहेंगे कि साहब मिट्टी का क्या स्वास्थ्य होता है, तो हम अगर सामान्य शब्दों में समझे तो जो मिट्टी का स्वास्थ्य होता है, जैसे पशुओं का या मनुष्यों का स्वास्थ्य होता है, इसी तरह मिट्टी का स्वास्थ्य यानी उसमें उपज को सही मात्रा में या सही उपज पैदा करने की क्षमता। आपने देखा ही होगा कि कोई हल्की मिट्टी होती है, कोई भारी होती है, तो हम ऐसे ही बोलते हैं ना, हल्की मिट्टी मतलब कम उपज होती, भारी मिट्टी मतलब ज़्यादा उपज होती। तो उसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि जो भारी मिट्टी होती है उसमें पोषक तत्व प्रदान करने की क्षमता थोड़ी ज़्यादा होती। अब हमको प्रबंधन करना है, चूँकि हम फसल जो लेते हैं उसके उपज हम अभी ज़्यादा से ज़्यादा लेना चाहते और ले भी रहे, तो जो फसल लेते हैं उसी के अनुसार उनको पोषण की ज़रूरत होती। अगर हमने गेहूँ बोया है या हमने सोयाबीन बोया है या अभी चना बोया है, तो फसल के अनुसार उनके पोषण का भी अलग अलग प्रबंधन होता है। आपको पता है कि जो पोषक तत्व होते हैं वो मुख्य रूप से नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास, ये मुख्य पोषक तत्व होते हैं, ये इनको हम देते हैं। उसके अलावा कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर, ये द्वितीयक पोषक तत्व होते हैं जो फसल के आधार पर भी इनकी मात्रा का निर्धारण होता है। और इसके अलावा सूक्ष्म पोषक तत्व होते हैं, जिंक, आयरन, मैग्नीज, कॉपर, बोरॉन, मोलिब्डेनम। तो ये सब पोषक तत्व पौधे को मिलना चाहिए। अगर इनमें से एक की भी कमी हो जाती है तो फिर वो फसल सही से उत्पादन नहीं देती। अब नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास जो पोषक तत्व है, तो इसमें से जो हम फास्फोरस और पोटास है इसको तो हम बुआई के समय ही दे देते, लेकिन जो नाइट्रोजन है जो यूरिया में मुख्य रूप से पाया जाता है, तो ये इसका हमको फसल की वृद्धि के दौरान 2 या 3 या इवन 4 बार में हमको इसका उपयोग करना होता है। अगर दलहनी फसल है तो इसमें सिर्फ बुआई के समय ही हम नाइट्रोजन का प्रयोग करते हैं। अब जितने भी पोषक तत्व है इनको देने के लिए हमारे पास अलग अलग स्रोत होते हैं। एक तो हम गोबर की खाद या वर्मी कंपोस्ट या नाडेप कंपोस्ट, ये जो होते हैं ये जैविक रूप से होते हैं, इनमें क्या सभी पोषक तत्व होते हैं। इसके अलावा हम उर्वरकों से देते हैं, सामान्य तो उर्वरकों का सबसे ज़्यादा अभी प्रचलन में है, तो उर्वरक का उपयोग करना भी हमको आना चाहिए। अगर हम फास्फोरस और पोटास देते हैं तो ये बुआई के समय और जो हमारी फसल है उसमें जड़ के नीचे ये होना चाहिए। अगर वो जड़ के नीचे नहीं होगा तो जो बीच में पड़ा हुआ जो खाद है, उर्वरक है, वो पौधे को नहीं मिलता, क्योंकि जड़ जहाँ तक जाती है उसी फास्फोरस और पोटास, जिंक, सल्फर, इनका उपयोग वो फसल कर पाती। और जो नाइट्रोजन है वो चलायमान होता है, इसलिए हम इसको शुरू में या पूरी मात्रा एक बार में नहीं देते, इसको 3 बार में देते, और 3 बार में देना ही बुद्धिमानी है। अगर हम एक ही बार में दे देंगे तो वो पोषक तत्व नाइट्रोजन जो यूरिया के रूप में देते हैं उसका हानि ज़्यादा होगी और लाभ कम होगा। इस तरीके से हम पोषक तत्वों का प्रबंधन करते हैं। अब जैविक रूप में जो हम खाद देते हैं इसमें सभी पोषक तत्व होते हैं और वो सूक्ष्म पोषक तत्व भी प्रदान करते हैं। सूक्ष्म पोषक तत्वों का महत्व इस तरीके से है कि जो हमारे मुख्य पोषक तत्व है नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास, इनकी वो उपयोगिता और फसल की अवशोषण क्षमता को भी बढ़ाते हैं। अगर उनकी कमी हो गई तो फिर नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास का भी फसल सही से उपयोग नहीं कर पाती। इसको हम क्या कहते हैं, उर्वरक उपयोग दक्षता, क्योंकि हमारा मुख्य उद्देश्य अभी ये होना चाहिए कि उर्वरक उपयोग दक्षता अधिक से अधिक हो। अब आप कहेंगे साहब ये उर्वरक उपयोग दक्षता क्या है, उसका ये अर्थ है कि 1 किलो अगर हम कोई उर्वरक देते हैं तो उसमें कितने उपज प्राप्त होती है। तो पहले उर्वरक उपयोग दक्षता अधिक थी, अब आप कहेंगे पहले अधिक थी अभी कम क्यों हो गई, क्योंकि पहले हमारी मिट्टी में हम गोबर की खाद जो डालते थे उसके कारण जैविक
पदार्थ की मात्रा मिट्टी में अधिक होती थी। जब जैविक पदार्थ की मात्रा मिट्टी में अधिक होती है तो जितने भी पोषक तत्व है उसमें जो सूक्ष्म जीवाणु के द्वारा इनकी जो परिवर्तन होता है वो सही मात्रा में होता है और पौधे को उसी की अनुरूप मिलता है। अब जो हमारी फसल होती है कि एक गेहूं की फसल है, अनाज वाली फसल, तो अनाज वाली फसल में हम नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास इनकी ज़्यादा मात्रा लगती है। और जब हम दाल वाली फसल में आते हैं तो इसमें फास्फोरस ज़्यादा लगता है और नाइट्रोजन कम लगता है, क्योंकि इनके अंदर जड़ों में ग्रंथियाँ होती है जो हवा में उपलब्ध जो नाइट्रोजन है उसको वो ज़मीन में स्थिर करके और अपनी जो ज़रूरत की नाइट्रोजन वो खुद पूरी कर लेती। उसको आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि गेहूं है और चना है, ये दोनों की नाइट्रोजन की आवश्यकता बराबर है, लेकिन प्रकृति ने उनके अंदर चने में जो रूट जो जड़ में ग्रंथियां बनाई है उससे वो अपनी नाइट्रोजन का उपयोग स्वतः ही पूरी कर लेते हैं। अब सल्फर एक मुख्य पोषक तत्व है, उसके बारे में बात करेंगे। जो तेल वाली फसल है, अगर हमारा जो क्षेत्र है मध्य प्रदेश उसमें सोयाबीन सबसे ज़्यादा लोग उगाते हैं, या फिर बाद में रबी में हम देखेंगे कि सरसों उगाएंगे। तो जो तेल वाली फसल है उसमें बगैर सल्फर के आप तेल वाली फसल के उत्पादन की कल्पना नहीं कर सकते। तो हमें सल्फर पोषक तत्व पौधे को मिले या फसल को मिले, इसका हमें ध्यान रखना चाहिए। जब हम सिंगल सुपर फास्फेट या जो सामान्य भाषा में आप रखोड़िया खाद कहते हैं उसको जब डालते हैं तो फास्फोरस के साथ में सल्फर भी मिल जाता है। अगर हम सिर्फ डीएपी डालते हैं तो डीएपी के कारण नाइट्रोजन और फास्फोरस ही मिलता है और सल्फर की कमी हो जाती। तो हमें तेल वाली फसल में विशेषकर सल्फर का ध्यान रखना चाहिए। पहले हम गोबर की खाद बहुत सारी डालते थे, इसके कारण सल्फर भी पौधे को मिल जाता था, लेकिन जब गोबर की खाद डालना हमने कम कर दिया या जैविक खाद डालना कम कर दिया तो फिर सल्फर की भी कमी हो गई। और ये जब सल्फर की कमी होती है तो दाल वाली फसल और तेल वाली फसल दोनों में उत्पादन में कमी आती है, इसलिए सल्फर का भी हमको अनुप्रयोग आवश्यकता अनुसार करना चाहिए। इसके लिए जो फसल में हम पोषक तत्व देते हैं उसके लिए मिट्टी का परीक्षण कराना भी आवश्यक है। अब मिट्टी का जब परीक्षण होता है उसी से हमको मृदा का स्वास्थ्य का पता लगता है और साथ में जो बोई जाने वाली फसल है उसकी उर्वरकों की मात्रा का भी निर्धारण होता है। उसी अनुरूप हमें उर्वरकों की मात्रा का अनुप्रयोग करना चाहिए। उर्वरक की मात्रा देने से आपकी उपज सही मात्रा में आपको उपज प्राप्त हो जाएगी और आपकी मिट्टी का जो स्वास्थ्य है वो लगातार बना रहेगा। हमारे उद्देश्य ये होना चाहिए कि हमारी मिट्टी का स्वास्थ्य लगातार बना रहे, हमें लगातार उपज प्राप्त होती रहे, जो आगे के वर्षों में हमारी आगे की जो पीढ़ी है उसको भी हमारी मिट्टी लगातार उपज देती रहे। इसी के अनुरूप हमें जैविक और रासायनिक उर्वरक इन दोनों का सम्मिलित रूप से उपयोग करके हमारी मिट्टी का स्वास्थ्य बनाए रखना है और हमें हमारी जो फसलों का उपज है वो लगातार लेते रहना है। धन्यवाद। अरे सुन तो। मुझे क्या सुनाना चाहते हो? जो सुनाओ मेरी सौतन को। किसको? अरे वही तुम्हारा मोबाइल फोन जिससे सुबह शाम दिन रात चिपके रहते थे और कहते थे किसान कॉल सेंटर से बातें हो रही हैं। अच्छा ये बात है। हाँ क्यों, क्या हुआ? अब बात नहीं होती क्या? अब तो झट से बात हो जाती है। संबंधी समस्याओं का अपनी भाषा में तुरंत हल पाने के लिए पूरे भारत में किसी भी फोन से हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करें। किसानों का दोस्त किसान कॉल सेंटर। यूरिया का स्वदेशी उत्पादन 70 लाख टन बढ़ाने के लिए 6 उर्वरक संयंत्रों का उद्धार किया जा रहा है। FCIL के गोरखपुर, सिंदरी, तलचर और रामागुंडम संयंत्र, HFCL की बरौनी इकाई और BVFCL की नामरू फोर्थ। सोने पर सुहागा ये है कि देश में अब बनेगा सिर्फ नीम लेपित यूरिया, क्योंकि इससे होगा किसानों का फायदा ही फायदा। अनाज का उत्पादन 10% तक बढ़ेगा। बढ़ेगी 10 से 15% नाइट्रोजन क्षमता।
आज हम चर्चा करेंगे अपने कृषि दर्शन के इस अंक में कृषि में सामयिक कार्यों के बारे में, जिसमें हमारे विषय विशेषज्ञ उपस्थित हैं हरीश कुमार मालवीय, उप संचालक कृषि विज्ञान केंद्र राजगढ़ से। तो आइए मिलते हैं उनसे। सभी किसान भाइयों को राम राम और नमस्कार। मैं हरीश कुमार मालवीय, उप संचालक कृषि राजगढ़। वर्तमान में जो रबी फसल का मौसम चल रहा है, इसमें आप लोगों ने जो है गेहूं, चना, सरसों, मटर, मसूर आदि फसलें लगाई हैं। इसके साथ साथ आपने प्याज, लहसुन इन फसलों की भी बोनी की है। इन फसलों में मुख्य जो आवश्यकता होती है वो है सिंचाई। अब सिंचाई किसान भाई कैसे, कब करे और उस सिंचाई का महत्व क्या है, इस सिंचाई जल के उपयोग की विधियां आदि के विषय में मैं आपसे चर्चा करना चाह रहा था। इसमें जो बात आ रही है कि सिंचाई में आपने जो मुख्य फसल गेहूं फसल है, गेहूं फसल में जो सिंचाई कब कब की जाए और किस अवस्था पे की जाए, तो इसमें आदि किसान भाई के पास पर्याप्त पानी उपलब्ध है और वो 5 पानी की व्यवस्था की सिंचाई कर देता है। तो उसमें प्रथम पानी 20 से 21 दिन की अवस्था पे मुख्य जड़ें निकलती हैं गेहूं में, उस समय करना चाहिए। द्वितीय पानी 40 दिन की अवस्था पर, उसमें जब गेहूं में कल्ले निकलते हैं उस समय करना चाहिए। तृतीय जो पानी है, जब गेहूं की फसल में गबोट अवस्था या फ्लैग लीफ अवस्था आती है उस समय सिंचाई करना चाहिए। चौथा जो है दाने जब फूल आते हैं फसल में, गेहूं फसल में जब फूल आते हैं उस समय 80 दिन की अवस्था की फसल हो जाती है, उस समय भी सिंचाई करना चाहिए। पांचवा जो सिंचाई आपको उपलब्ध आपके पास में है, उसका उपयोग जो है 120 दिन की अवस्था पर उसको करना चाहिए, जिससे आपको उपयुक्त और अनुकूलतम उपज प्राप्त होती है। सिंचाई के समय यदि मान लो आपके पास 5 सिंचाई उपलब्ध नहीं है, आपके पास केवल 1 सिंचाई उपलब्ध है, तो किसान भाई गेहूं की फसल में 20 से 25 दिन की अवस्था पर जब शीर्ष जड़ें निकलती हैं, क्राउन रूट इनिशिएशन होता है, उस समय उस सिंचाई का उपयोग करें। और यदि 2 सिंचाई जल की व्यवस्था किसान के पास में है, तो उन सिंचाई जल जो है पहला 20 से 25 दिन की अवस्था पर और दूसरा जो है 35 से 40 दिन की अवस्था, जिसको टिलरिंग अवस्था कहते हैं, कल्ले निकलने की अवस्था कहते हैं, उस अवस्था पर सिंचाई करता है तो उसको पर्याप्त उपज प्राप्त होती है। यदि किसान भाई के पास केवल 3 सिंचाई उपलब्ध हैं, इन 3 सिंचाई का जो उपयोग है, पहला आपको जो है शीर्ष जड़ें निकलते समय 20 से 25 दिन की अवस्था पर, द्वितीय सिंचाई 40 से 50 दिन की अवस्था पर जब कल्ले निकलते हैं उस समय, और तीसरी सिंचाई जब फूल निकलने की अवस्था होती है उस समय सिंचाई का उपयोग करना चाहिए। ये जो मैंने आपको बताया गेहूं की फसल में जब जो क्रांतिक अवस्थाएं होती हैं उसके अनुसार सिंचाई का उपयोग किया जाए। इसके बाद जो दूसरी बात आती है गेहूं में नींदा नियंत्रण। नींदा नियंत्रण के लिए जो मुख्य अवस्था होती है, गेहूं में 25 दिन की अवस्था तक आप जो है नींदानाशक दवाई का इस्तेमाल आप कर सकते हैं। इसके बाद दवाई का इस्तेमाल करने पर जो नींदानाशक औषधि की दक्षता कम हो जाती है। इसलिए यदि आपको अच्छे परिणाम चाहिए और आपके खेत में जई भी उगा हुआ है, चौड़ी पत्ती वाले खरपतवार भी हैं, तो इनके लिए आप उपयुक्त नींदानाशक दवा का इस्तेमाल करके 25 दिन के पहले कर लेते हैं तो आपका नींदा नियंत्रण का उपाय सफलतापूर्वक हो जाता है। यदि आप इसके बाद ही लेट होते हैं, समय बढ़ाते हैं, तो समय के बाद 25 दिन के बाद इस्तेमाल करते हैं, तो उसमें आपकी जो है जो खर्च आपने किया है वो कम हो जाता है। इसके बाद जो फसलें हैं, गेहूं फसल है, गेहूं फसल में आप निरंतर मॉनिटरिंग करते रहें, निरंतर खेती का अपने गेहूं खेत का निरीक्षण करते रहें। उसमें जैसे रस्ट का आने की संभावना रहती है, कोई कीट के प्रकोप होने की संभावना होती है, तो उनका खेत का सतत निरीक्षण करें। और कोई भी चीज़ आती है, कोई बीमारी या रोग का प्रकोप होता है, तो उसके लिए अपने कृषि वैज्ञानिक या कृषि विभाग के मैदानी अधिक अमले से संपर्क करके उस दवाइयों का इस्तेमाल करने से आपका नियंत्रण हो जाता है। इसके पश्चात जो चना फसल है, चना फसल की जिन किसान भाइयों ने लगाई है, उनके पास में जो चना फसल
में 2 सिंचाई की आवश्यकता होती है, जिसमें पहली सिंचाई आप 40 से 45 दिन की अवस्था पर करें जब उसमें शाखन की अवस्था आती है। दूसरी सिंचाई जो है आप जो है फली में दाना भरते समय करें। यदि एक सिंचाई आपके पास उपलब्ध हो, चना फसल आपने लगाया है, तो उसमें आप 40 से जो 45 दिन की अवस्था है, जब शाखन की अवस्था है, उस समय सिंचाई का उपयोग करें। इसके बाद चने में जो मुख्य चीज़ एक और आती है कि आपका जो चना 20 से 25 दिन का अवस्था का होता है, उस समय चने की फसल की जो खुटाई करने से शाखन की संख्या पेड़ में बढ़ जाती है और जिसमें नंबर आप घेटियाँ और दाने की उपज बढ़ती है। ये चने की मुख्य वो है। तीसरा जो इसमें आपको उपाय करना है कि आप अपने खेत का सतत निरीक्षण और निगरानी करें और चने में कोई भी कीड़ा आता है या इल्ली लगती है तो उस पर आप उसका उपाय कि उपयुक्त कीटनाशक का करके उसका नियंत्रण करें। इसके बाद जो है यदि आपने सरसों फसल लगाया है, सरसों फसल लगाने में आज सरसों फसल का काफ़ी 30 से 35 दिन की अवस्था में हो गई है। इस अवस्था में आपके पास एक सिंचाई की सुविधा उपलब्ध है तो एक सिंचाई का इस समय सिंचाई कर दें जिससे उसकी उपयुक्त फसल प्राप्त होगी। आपके पास धनिया फसल भी लोग किसान अभी लगा रहे हैं। धनिया फसल लगाने के समय इस समय जो है आप धनिया फसल का कहीं कहीं अंकुरण भी दिखाई दे रहा है और कहीं फसल भी अच्छी अवस्था में है। अब इसमें जो आप देख रहे हैं कि धनिया फसल में आने वाले समय में एक भभूतिया या बाकड़िया रोग जिसको लोंगुआ बीमारी कहते हैं उसके आने की संभावना रहती है। तो इस रोग और कीट से बचने के लिए किसान भाई जो है उपयुक्त फफूंदनाशक दवा का इस्तेमाल करके इसका नियंत्रण करेंगे, लेकिन इसमें आपको सतत खेत का अपना निरीक्षण करना आवश्यक है। इस तरह से जो ये 3 फसलें के बारे में मैंने आपसे चर्चा सिंचाई के संबंध में की, कुछ महत्वपूर्ण जानकारी के बारे में चर्चा की। इसके बाद द्वितीय जो चीज़ है कि जैसे आप जिस खेत में अपन खड़े हैं और वहाँ पर ये देखा जा रहा है कि यहाँ जो जिस किसान ने ये फसलें सभी तरह की सब्जियाँ लगाई हैं, सभी तरह का जो है यहाँ पर गेहूँ फसल भी है, मिर्च भी है, टमाटर भी है। तो इसके बारे में थोड़ा ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा कि आज जो खेती केवल आप कृषि फसलें पैदा करने से उपयुक्त लाभ प्राप्त नहीं कर पाएंगे। इसके लिए आपको एक एकीकृत कृषि और मिश्रित खेती करना आवश्यक है। मिश्रित खेती करने से मिश्रित खेती में आपका जो है सब्जी उत्पादन, कृषि फसलों को लेना और साथ साथ आपको जो है उद्यानिकी की फसलों में जो है आपको प्याज और लहसुन जो मसाले वाली खेती है वो भी साथ में करना आवश्यक है। साथ साथ आपको पशुपालन में भी बेहतर नस्ल के पशु आपको उनका पालन करना पड़ेगा, क्योंकि देशी पशुओं की जो है दुग्ध उत्पादक क्षमता कम होने के कारण उनसे जो उचित आय अपने को प्राप्त होती है वो उपयुक्त अनुकूलतम नहीं होती। इसलिए उन्नत नस्ल के जो पशु खेती के साथ साथ जो मिश्रित खेती के अंतर्गत आता है उसमें आप भैंस है तो भैंस में आपका मुर्रा या 50% मुर्रा संकर भैंस के रूप में भैंस का पालन करें, भैंस लेवें का उसका पशु का पालन करें उन्नत नस्ल का। दूसरा जो है आपका गिर या साहीवाल नस्ल जो गाय की है, देशी गाय के स्थान पर यदि गिर और साहीवाल नस्ल की गाय का पालन आप करते हैं और उनका वैज्ञानिक विधि से पोषण करते हैं तो उससे आपको अनुकूलतम दूध का उत्पादन प्राप्त होगा और उससे जो आय होगी वो आपकी खेती की आय और दूध की आय दोनों से मिलाकर के आय में सकल वृद्धि करेगी, जिससे आपका जीवन स्तर ऊंचा होगा। केवल खेती करने से आपको इसका जो है उपयुक्त लाभ प्राप्त नहीं होगा। साथ साथ यदि पशुपालन भी आप करते हैं और उचित दुग्ध उत्पादन टेक्निक अपना करके उसका कार्य करते हैं तो इससे आपको उपयुक्त लाभ प्राप्त होता है। किसान भाइयों, अब कृषि दर्शन में समय हो चुका है आपकी खबरें खेती देखने का। तो आइए देखते हैं खबरों की हलचल, खबरें खेती की। नमस्कार किसान भाइयों, खबरें खेती की में आप सभी का स्वागत है। आइए जानते हैं आज की प्रमुख खबरें।
पिछले वर्ष की तुलना में धान की खरीद में 22.41% की वृद्धि। चना बीज उत्पादकों हेतु प्रशिक्षण का आयोजन। दूध दोहते समय रखें ध्यान। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना और आखिरी में किसानों को मौसम विभाग की सलाह। आइए जानते हैं खबरें विस्तार से। पिछले वर्ष की तुलना में धान की खरीद में 22.41% की वृद्धि हुई है। वर्तमान खरीफ विपणन सीजन 2020-21 के दौरान सरकार ने अपने मौजूदा न्यूनतम समर्थन मूल्य योजनाओं के अनुसार किसानों से MSP पर खरीफ 2020-21 फसलों की खरीद जारी रखी है। जैसा कि पिछले सीजन में किया गया था, खरीफ 2020-21 के लिए खरीद मध्य प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, तेलंगाना, उत्तराखंड, तमिलनाडु, चंडीगढ़, जम्मू कश्मीर, केरल, गुजरात, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, महाराष्ट्र और बिहार जैसे राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों में सुचारू रूप से चल रही है। पिछले वर्ष के 319.23 LMT की तुलना में इस वर्ष 15 दिसंबर 2020 तक 390.79 LMT से अधिक धान की खरीद की जा चुकी है और इस प्रकार पिछले वर्ष के मुकाबले धान खरीद में 22.41% की वृद्धि दर्ज की गई है। 390.79 LMT की कुल खरीद में से अकेले पंजाब ने 202.77 LMT का योगदान दिया है, जो कि कुल खरीद का 51.88% है। चना बीज उत्पादकों हेतु प्रशिक्षण का आयोजन। चना उत्पादन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से कृषि विज्ञान केंद्र दतिया में संचालित CD हब परियोजना अंतर्गत रबी 2020-21 में बीज उत्पादन कार्यक्रम के तहत जिले में चना किस्म RVG 202 के प्रजनक बीज से आधारीय बीज के उत्पादन कार्यक्रम लिया जा रहा है, जिसमें चिन्हित बीज उत्पादकों को प्रजनक बीज उपलब्ध कराया गया है। इस कार्यक्रम के तहत इन बीज उत्पादकों के लिए केंद्र पर दिनांक 15 दिसंबर 2020 को प्रशिक्षण का आयोजन किया गया। इस प्रशिक्षण में बीज उत्पादकों को बीज उत्पादन की तकनीक एवं बीज उत्पादन के दौरान आने वाली कीट व्याधियों के नियंत्रण के संबंध में वैज्ञानिकों द्वारा विस्तार पूर्वक बताया गया। इस कार्यक्रम के प्रभारी डॉक्टर प्रशांत कुमार गुप्ता द्वारा बीज उत्पादकों को बीज उत्पादन के दौरान रखे जाने वाली सावधानियां एवं समय समय पर की जाने वाली कार्यवाही से उत्पादकों को अवगत कराया। दूध दोहते समय रखें ध्यान। दुधारू पशु के थन और अयन में दूध उतरना एक विशिष्ट प्रक्रिया है। मस्तिष्क एवं तंत्रिकातंत्र इस पर प्रभाव डालते हैं, जिससे विभिन्न प्रकार के हार्मोन्स निकलते हैं। इसलिए दूध दोहने से पहले थन एवं अयन को पानी से धो लेना चाहिए। दूध दोहने वाले हार्मोन्स का प्रभाव थनों पर 5 से 8 मिनट तक रहता है। इसलिए दूध निकलने की प्रक्रिया तुरंत एवं तेजी से कर देनी चाहिए, तभी पशु से पूरा दूध निकाला जा सकता है। डर, दर्द एवं भावनात्मक विघ्न दूध रोक देता है। इसलिए पशु को दोहने से पहले बाहरी वातावरण खुशनुमा और शांत होना चाहिए। साथ ही दुग्ध दोहने वाले व्यक्ति के हाथ साफ व नाखून कटे होने चाहिए। पशु के बच्चे को आरंभ में दूध उपयुक्त मात्रा में पिलाने के बाद पूरा दूध दूह लेना चाहिए व बाद में बछड़े को दूध नहीं पिलाना चाहिए। पशुपालक ये प्रयास करें कि दुग्ध सदैव सुनिश्चित समय पर ही दुहें। और अब जानते हैं प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के बारे में। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना भारत सरकार द्वारा किसानों की फसलों को प्राकृतिक आपदा या अचानक आए जोखिम से होने वाले नुकसान की भरपाई के लिए एक अच्छी योजना है। किसान इस योजना का लाभ लेकर योजना अंतर्गत नियम अनुसार फसल में होने वाले नुकसान की भरपाई कर सकते हैं। इसमें प्राकृतिक आपदाओं के कारण खराब हुई फसल के खिलाफ किसानों द्वारा प्रदान की जाने वाली बीमा की किश्तों को बहुत नीचा रखा गया है, जिससे प्रत्येक स्तर पर किसान आसानी से भुगतान कर सकें। ये योजना न केवल खरीफ और रबी की फसलों को बल्कि वाणिज्यिक और बागवानी फसलों के लिए भी सुरक्षा प्रदान करती है। और अंत में किसानों को मौसम विभाग की सलाह। मौसम विभाग द्वारा किसानों को सलाह दी जाती है कि रबी फसलों को पाले से बचाने के लिए पाले की संभावना वाले दिन कुछ बातों का विशेष ध्यान रखें। शाम के समय खेत के चारों तरफ मेड़ों पर धुआं करें। यह काम सारे मेड़ पड़ोसी किसान एक साथ अपने खेतों पर मिलकर करें तो हवा की दिशा पलटने पर भी फसलों को नुकसान नहीं होता। इसके अलावा शाम के समय
फसलों की सिंचाई करें तथा 100 लीटर पानी में 2 किलोग्राम यूरिया का घोल बनाकर छिड़काव करें या 100 मिलीलीटर गंधक को 100 लीटर पानी में घोल स्प्रे बनाकर स्प्रे से करें या 1 किलोग्राम ग्लूकोज को 100 लीटर पानी में घोल बनाकर फसल पर छिड़काव करने से व सुबह सुबह फसलों पर ताज़े पानी का छिड़काव करने से भी बहुत हद तक फसलों को पाले से बचाया जा सकता है। तो किसान भाइयों, आज की खबरों में बस इतना ही। इसी के साथ हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार। किसान भाइयों, ये रहा आज का कृषि दर्शन का अंक, जिसकी आप लाभ जानकारी ले सके और आप इसका ज़रूर फ़ायदा उठाएंगे, इसका हम उम्मीद करते हैं। आप हमें अपने पत्रों के माध्यम से अपनी सलाह, अपने सुझाव हमें भेज सकते हैं। हमारा पता नोट कीजिए। कार्यक्रम कृषि दर्शन द्वारा के निदेशक, कमरा नंबर 18, श्यामला हिल्स, भोपाल 462013 पिन है इसका। तो अब हमें दीजिए अनुमति और स्वीकार कीजिए हमारा नमस्कार।